क्लास 11th के बच्चे ध्यान दें। आपके यहाँ एक चैप्टर स्टार्ट हो चुका है, समावयवता, जिसका एक जनरल इंट्रोडक्शन मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। समावयवता को हम लोग इंग्लिश में आइसोमेरिज्म के नाम से जानते हैं। समावयवता मैंने ये भी बताया था कि समावयवता मेनली दो टाइप की होती है। एक को हम कहते हैं संरचनात्मक समावयवता, दूसरे को कहा जाता है त्रिविमीय समावयवता। त्रिविमीय समावयवता इंग्लिश में जिसे कहा जाएगा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म दूसरे को इंग्लिश में कहा जाएगा स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो आज हम लोग देखें कि संरचनात्मक समावयवता क्या होती है। दरअसल पूछा जा सकता है कि व्हाट डू यू नो अबाउट टू स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, या संरचनात्मक समावयवता से आप क्या समझते हैं। तो क्या समझते हैं, इसके लिए जो है सबसे पहली चीज तो हम लोग एक करें, इसकी डेफिनेशन लिख लें। डेफिनेशन में ये होगी दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक ऐसे कार्बनिक यौगिक, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हों, जिनके अणुसूत्र मॉलिक्यूलर फार्मूला समान हो, समान हो, किंतु संरचना में भिन्नता, संरचना में भिन्नता आ जाने के कारण, आ जाने के कारण उनके गुण भिन्न भिन्न हों, उनके गुण भिन्न भिन्न हों, भिन्न भिन्न हों, संरचनात्मक समावयवी कहलाते हैं। संरचनात्मक, संरचनात्मक समावयवी कहलाते हैं तथा इस परिघटना को, इस परिघटना को संरचनात्मक समावयवता कहते हैं। संरचनात्मक समावयवता कहते हैं। ये आपको डेफिनेशन देनी पड़ेगी जब ये पूछा जाएगा कि संरचनात्मक समावयवता से आप क्या समझते हैं। तो two or more than two organic compound contained same molecular formula but differ their properties due to difference in structure called as structural isomers with each other, and this phenomenon called as structural isomerism। तो आप हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम में आप यदि हैं तो इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। और कल मैंने ये भी बताया था कि संरचनात्मक समावयवता विभिन्न प्रकार की हो सकती है। जैसे संरचनात्मक समावयवता में मैंने बताया था आपको उस समय कि ये स्ट्रक्चरल जो आइसोमेरिज्म है यह कम से कम इतने प्रकार से हो सकती है। पहली चीज, ये श्रृंखला समावयवता भी हो सकती है, श्रृंखला समावयवता। दूसरी इसमें हो सकती है स्थान समावयवता। अब स्थान कहो या स्थित कहिए, किताबों में स्थित भी लिखा जा सकता है समावयवता। क्रियात्मक समूह समावयवता हो सकती है, क्रियात्मक समूह समावयवता भी हो सकती है। ये चक्रीय समावयवता भी हो सकती है, चक्रीय समावयवता। या ये समस्थानिक समावयवता भी हो सकती है। इसमें
समस्थानिक समावयवता, या फिर इसमें मध्यावयवता भी हो सकती है, या फिर चलावयवता हो सकती है। और जानते हैं कि चलावयवता को हम लोग कीटोइनॉल समावयवता भी कहते हैं। कीटोइनॉल समावयवता के नाम से भी ये जाना जाता है। अब इंग्लिश में इसको कहा जाएगा चेन आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म। इसको कहा जाएगा पोजीशन आइसोमेरिज्म, इसे फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, इसे साइक्लिक या रिंग चेन आइसोमेरिज्म, इसको जनरली रिंग चेन आइसोमेरिज्म के नाम से भी जाना जाता है। यह है आइसोट्रोपिक, आइसोट्रोप जिसमें होते हैं, आइसोट्रोपिक, आइसोटोपिक, आइसोट्रोप, आइसोटोप, आइसोटोपिक, आइसोटोपिक, आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म अंग्रेजी में, और इसे टाटोमेरिज्म, टाटोमेरिज्म के नाम से जाना जा सकता है। तो जितनी ये समावयवताएं हैं ये सभी किसके अंतर्गत आती हैं? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के अंतर्गत आती हैं। अब इनमें से एक एक करके उदाहरण के द्वारा समझा जाए कि संरचनात्मक समावयवता जो इतने प्रकार की है, दरअसल इसमें क्या विशेषताएं हैं। पहली चीज श्रृंखला समावयवता। फर्स्ट नंबर श्रृंखला समावयवता के बारे में देखें, जिसको अंग्रेजी में चेन आइसोमेरिज्म के नाम से जाना जाता है, चेन आइसोमेरिज्म। तो पहली चीज तो परिभाषा पूछी जाएगी, हाउ कैन यू डिफाइन चेन आइसोमेरिज्म। तो कहेंगे आप दो या दो से अधिक ऐसे कार्बनिक यौगिक, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हों, जिनके अणुसूत्र समान हों, किंतु कार्बन श्रृंखला में, किंतु कार्बन श्रृंखला में अंतर हो जाने के कारण, अंतर हो जाने के कारण उनकी संरचना तथा उनके गुणों में भिन्नता आ जाती है, भिन्नता आ जाती है। इस प्रकार वे एक दूसरे के श्रृंखला समावयवी तथा इस परिघटना को श्रृंखला समावयवता कहा जाता है, श्रृंखला समावयवता कहा जाता है। इस प्रकार से हम एक परिभाषा दे सकते हैं, डेफिनेशन चेन आइसोमेरिज्म की। टू आर मोर देन टू ऑर्गेनिक कंपाउंड containing same molecular formula but their structure and properties are differ due to difference in carbon chain present in them. That's why they are called as chain isomers and this phenomenon called as chain isomerism. इस प्रकार से श्रृंखला समावयवता में अब ये देखा जाए कि जो डिफिनेशन यहाँ लिखवाई गई उसको कैसे हम एग्जाम्पल द्वारा सिद्ध करेंगे। जैसे उदाहरण के लिए एक फार्मूला अपने पास है C5H12 और ये अणुसूत्र जो है, ये जो मॉलिक्यूलर फार्मूला मैंने लिखा, ये अणुसूत्र दरअसल पेंटेन का है, पेंटेन। और आप जानते हैं कि पेंटेन जो है एक प्रकार का एल्केन है। पेंटेन क्या है? एक एल्केन है। तो देखिए एल्केन एक एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन होता है और समावयवता के ठीक बाद अपना जो चैप्टर चलेगा वो होगा एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन।
तो ये तो आगे पढ़ाया जाएगा, लेकिन चूंकि अब चेन आइसोमेरिज्म में फर्स्ट क्लास एग्जाम्पल बनता है पेंटेन, इसलिए हम उसको लिखना पड़ेगा C5H12 पेंटेन। अब इसमें आपको बताया जाने वाला है श्रृंखला समायोगी कहाँ हैं और कैसे हैं। देखिए, जैसे पहली चीज़, अगर मैं पेंटेन को लिखना चाहूँ तो CH3 CH2 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 और CH3 इस प्रकार से अगर मैं लिख दूँ तो इस कहलाएगा नॉर्मल पेंटेन। क्यों नॉर्मल पेंटेन क्यों कहा गया? इसलिए कि इसमें कार्बन की सीधी श्रृंखला गई है, कार्बन की स्ट्रेट चेन है, यहाँ पर ऊपर नीचे कोई ब्रांच नहीं लगाया मैंने। तो जहाँ ब्रांच ना लगी हो, विदाउट ब्रांच यू यूज वर्ड एन, इसको नॉर्मल पढ़ा जाता है, नॉर्मल पेंटेन। तो ये नॉर्मल पेंटेन हो गया। इसमें भी देख लीजिए 5 कार्बन होंगे और 12 हाइड्रोजन होंगे। इसी प्रकार से अगर इस कंपाउंड को हम ऐसा लिख दें CH3 CH लगाकर फिर मैं CH2 करके अंततः CH3 लगा दूं तो इसे कहा जाएगा आइसो, इसको हम आइसोपेंटेन कहेंगे, आइसोपेंटेन। अब यहाँ पर कंपाउंड फर्स्ट और कंपाउंड सेकंड, ये दोनों आपस में चेन आइसोमर है, श्रृंखला समावेवी है। इसी प्रकार से अगर मैं कंपाउंड थर्ड यहाँ लिख दूं, एक C से 3 CH3 लगा करके इस प्रकार से, तो इतने समूह को नियो समूह बोला जाता है। जब एक C से 3 CH3 लगे हों तो हम वर्ड यूज करेंगे नियो, और वास्तव में इसका नाम हो जाएगा नियोपेंटेन, नियोपेंटेन। तो याद रहे कि जब कभी एन लिख दिया जाए तो नॉर्मल पेंटेन पढ़ा जाएगा। अगर एक CH से 2 CH3 जोड़ दिया जाए तो इतने समूह को हम आइसो पढ़ते हैं। इसी प्रकार से एक C से अगर 3 CH3 जोड़ा जाए सिर्फ इतना, ये कहा जाएगा न्यू। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ इसमें कैसे पता चलेगा कार्बन चेन में डिफरेंस है। यहाँ तो पहले तो इसका IUPAC नाम लिखना पड़ेगा, IUPAC नाम लिखने पर कार्बन चेन में अंतर समझ में आएगा। 1 2 3 4 5, 5 के पांचों कार्बन काउंटेड होंगे IUPAC में, और इसका IUPAC नेम भी होगा पेंटेन। पेंटेन विल बी IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड। जबकि यहाँ अगर देखा जाए तो यहाँ नंबरिंग जब किया जाएगा तो आप 1 2 3 4 4 ही कार्बन ले सकते हो, और ये जो पांचवा कार्बन है अब ये पार्श्व चेन में यानी साइड चेन में चला गया तो काउंटेड नहीं होगा। इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल ब्यूटेन। अब ब्यूटेन का मतलब होता है 4 कार्बन, पेंटेन का मतलब होता है 5 कार्बन, कार्बन चेन में डिफरेंस आ गया। इसी प्रकार से इसका IUPAC नेम लिखा जाएगा, ये होगा 1 2 3 यानी 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। प्रोपेन में 3 कार्बन। अब अपनी कार्बन चेन में कितने कार्बन है? 3 जो काउंटेड है। तो जहां पर कार्बन चेन में डिफरेंस आ जाए और कार्बन चेन में डिफरेंस आने से उनके स्ट्रक्चर डिफर हो जाए, उनकी प्रॉपर्टी डिफर हो जाए, तो इसका मतलब कि ये तीनों कंपाउंड यहाँ पर देख रहे हैं इस प्रकार से, ये तीनों इसके क्या कहलाएंगे? चेन आइसोमर यानी श्रृंखला समावेवी। इसके बाद हम लोग चलेंगे, अब देखेंगे स्थान या स्थिति समावयवता के बारे में। समावयवता, पोजीशन आइसोमेरिज्म लिखिए, पोजीशन आइसोमेरिज्म। स्थान समावयवता में अगर बात किया जाए तो स्थान समावयवता को परिभाषित करने के लिए एक परिभाषा सबसे पहले कंफर्म होनी चाहिए यहाँ पर, और परिभाषा से ही सारी चीज़ें क्लियर होती हैं। आप लिखेंगे कि दो या दो से अधिक ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हों। पहली कंडीशन ये होगी कि जिनके अणुसूत्र यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला समान होगा, अणुसूत्र समान हो, किंतु प्रतिस्थापी बंध या क्रियात्मक समूह के स्थान में भिन्नता आ जाने के कारण
आ जाने के कारण उनके गुण और संरचना भिन्न हो परस्पर स्थान समायोगी तथा इस परिघटना को स्थान समझौता कहा जाता है। स्थान समझौता कहा जाता है। इंग्लिश में आप इसको कह सकते हैं टू आर मोर देन टू ऑर्गेनिक कंपाउंड containing same molecular formula but substituent, bond and functional group contain different position, therefore their properties and structure would be different. That's why they are position isomer and this phenomenon called as positional isomerism. इस प्रकार से इसको हम डिफाइन हिंदी इंग्लिश मीडियम में कर सकते हैं। अब ये देखा जाए कि ये जो परिभाषा है, ये जो डिफिनेशन है, कहाँ फॉलो होती है। जैसे अगर ये देखा जाए कि एक कंपाउंड है, एक मॉलिक्यूलर फार्मूला है जो है C4H8 एक मॉलिक्यूलर फार्मूला मैंने लिख दिया। अब इससे फार्मूला जो होगा वो रिप्रेजेंट करेगा दो कंपाउंड को। एक कंपाउंड हो सकता है कि जब मैं इसको इस तरह से लिख दूं, जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 और एक ये भी हो सकता है कि मैं CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 कर दूं। इसे IUPAC में कहा जाएगा, नंबरिंग यहाँ से की जाएगी इस तरह से, इसको 1 ब्यूटीन कहेंगे, 1 ब्यूटीन IUPAC में। जबकि यहाँ से नंबरिंग किया जाए तो 1 2 3 4 यानी 2 ब्यूटीन। IUPAC नेम ऑफ कंपाउंड विल बी 2 ब्यूटीन हियर। अब हियर 1 ब्यूटीन एंड 2 ब्यूटीन आर पोजीशन आइसोमर। इनको आप पोजीशन आइसोमर कह सकते हैं, यानी ये दोनों क्या होंगे, स्थान समावयवी हैं। क्यों है? क्योंकि एक में देखिए बॉन्ड आपका 1 नंबर पर है और दूसरे कंपाउंड में बॉन्ड 2 नंबर पे है। इस प्रकार से ये जो कंपाउंड लिखे जाते हैं तो या तो बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो, या फंक्शनल ग्रुप चेंज हो, या कोई सब्स्टिट्यूएंट का प्लेस चेंज हो जाए, तो इसको अंतर्गत गिना जाएगा। हम लोग इसको गिनेंगे स्थान समायोजन। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, कोई भी एग्जाम्पल लिया जा सकता है इसमें। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर C4H10O ले लिया, एक ऐसा मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब इस मॉलिक्यूलर फार्मूला में कंफर्म है कि आपको CH3 CH2 CH2 CH2OH ये लिख सकते हैं, या इस कंपाउंड में CH3 CHOH CH2 CH3 ये लिखा जा सकता है। अब इसे अगर IUPAC में देखा जाए तो इसको कहेंगे हम लोग 1 ब्यूटेनॉल। IUPAC नाम इसमें 1 ब्यूटेनॉल, जबकि इसमें अगर इसका IUPAC नेम देखा जाए दिस विल बी 2 ब्यूटेनॉल, ये 2 ब्यूटेनॉल होगा। अब यहाँ पर जो फंक्शनल ग्रुप आपका है, क्रियात्मक समूह एल्कोहलिक ग्रुप जिसको बोलते हैं, यहाँ 1 नंबर पर है, यहाँ पर 2 नंबर पोजीशन पर आ गया, तो कहीं न कहीं पोजीशन चेंज हो रही है। तो या तो बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो, या कोई फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज हो, या फिर सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन चेंज हो जाए। जैसे सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन चेंज होने के लिए मान लीजिए कि हमारे पास इस प्रकार से कंपाउंड हैं CH3 CH2 CH2 CH3। वास्तव में ये तो ब्यूटेन है, ब्यूटेन। अब ये ब्यूटेन को हम अगर ऐसा लिख दें CH3 CH3 और CH3 इस तरह से। अब यहाँ पर देखिए इस कंपाउंड में मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। और अगर पोजीशन की बात की जाए तो सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन अगर मुझे चेंज दिखानी है तो मैं इसको इस कंपाउंड को यहाँ पर लिख सकता हूँ 3 नंबर पर CH3 कर दूँ, और इसको हम CH2 करके और इसको CH3 कर दें। अब इसे तो 3 कहा जाएगा, लेकिन इसको अगर इसमें और बढ़ा दिया जाए CH2 करके एक CH3 और बढ़ा दें
तो वास्तव में इस कंपाउंड में देखिए IUPAC नेमिंग करते समय 1 2 3 4 हो जाएगा, यानी 2 मिथाइल ब्यूटेन हो गया ये IUPAC में, जबकि ये 1 2 3 4 5 इस प्रकार से 3 मिथाइल, लेकिन यहाँ पर मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम नहीं बन पाएगा, इसलिए इसको एक कार्बन और बढ़ाना पड़ेगा। हमें 5 कार्बन रखना है, क्योंकि 5 कार्बन तो ये स्टेट में हो और केवल पोजीशन चेंज हो। तो 3 नंबर पे मिथाइल, इसका नाम हो जाएगा 3 मिथाइल पेंटेन। इसलिए करना पड़ा ऐसा क्योंकि कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला इस कंपाउंड के इस फार्मूला का दोनों का सेम होगा, तो ये देखना पड़ेगा कि जितने कार्बन इधर हों 5 1 6, इधर भी 5 और 1 6। अब ये मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का सेम होगा, लेकिन यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट माना जाता है, CH3 को प्रतिस्थापी माना जाता है, इसकी पोजीशन चेंज हो गई, इसलिए इसको आएगा ये स्थान समझौता के अंतर्गत। एक और देखें क्रियात्मक समूह समझौता, कम से कम इसको इस वीडियो में क्रियात्मक समूह समझौता में देखा जाए, क्रियात्मक समूह समझौता, क्रियात्मक समूह समझौता जिसको कहते हैं हम लोग इंग्लिश में फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, और इसको डिफाइन करने के लिए उसी प्रकार से 2 या 2 से अधिक ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हों, पहली कंडीशन, जिनके अणुसूत्र क्या होने चाहिए, समान हों, किंतु क्रियात्मक समूह में भिन्नता के कारण उनके गुण और संरचना अलग अलग हों, क्रियात्मक समूह समावयवी तथा इस परिघटना को क्रियात्मक समूह समझौता कहा जाता है। क्रियात्मक समूह समझौता कहा जाता है। ये इसको डिफाइन कर सकते हैं, 2 or more than 2 organic compound containing same molecular formula but their properties and structure are differ due to difference in functional group present in them, called as functional group isomer with each other, and this phenomenon called as functional group isomerism। इसको कहा जा सकता है डिफिनीशन में। अब यही चीज जो डिफिनीशन कह रही है वही आपको एग्जाम्पल में देखना है। जैसे मान लीजिए अपने पास ये C2H6O एक मॉलिक्यूलर फार्मूला ले लिया गया। इस मॉलिक्यूलर फार्मूला 2 कंपाउंड रिप्रेजेंट करेंगे। एक तो आपका CH3CH2OH होगा, जिसको हम लोग इथाइल एल्कोहल कहते हैं। दूसरे कंपाउंड में देखिए CH3OCH3 होगा, जिसको हम लोग डाई मिथाइल ईथर कहते हैं, डाई मिथाइल ईथर इसे बोला जाएगा। अब दोनों कंपाउंड में दोनों फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हैं, क्रियात्मक समूह समावयवी हैं, इसलिए कि एक कंपाउंड में एल्कोहलिक समूह मौजूद है, दूसरे में ईथर समूह रिप्रेजेंट कर हुआ है। दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, सेम है। इसी प्रकार से बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं क्रियात्मक समूह समझौता के, जैसे C3H6O। इस मॉलिक्यूलर फार्मूला में अगर हम देखें तो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला भी 2 कंपाउंड को रिप्रेजेंट करेगा। एक तो आपका होगा इसमें CH3 CH2 CHO, और दूसरा कंपाउंड हो सकता है कि CH3 C11O। एक कंपाउंड आपका एसीटोन होगा, तो दूसरा कंपाउंड एक प्रोपेनाइल डिहाइड होगा, प्रोपेनाइल डिहाइड। अब इसमें दोनों में मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, लेकिन एक में क्रियात्मक समूह फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, एल्डिहाइड, दूसरे में फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, कीटोन।
इस प्रकार इन दोनों को कहा जाएगा फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स विद ईच अदर।